हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं आपके सामने क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2 वीडियो लेकर। ये डिटेल वीडियो है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा इसमें हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर को फिनिश कर दें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल का निर्माण और उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, उसको मैनेज करना। सो लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फैक्ट्रीज में फर्टिलाइज़र बनाया जाता है और मैन्योर को बनाया जाता है फील्ड में। मतलब कि हमने डिफरेंस पढ़ा था फर्टिलाइज़र और मैन्योर का हमारी लास्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 1 था इस चैप्टर का। इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इरिगेशन जो है वो क्या होता है। इरिगेशन का मतलब होता है हम जब प्लांट्स में वाटर डालते हैं, प्लांट्स में पानी देना, सिंचाई करना। जैसे कि आपको पता है कि वाटर जो है उसकी नीड सबको होती है, चाहे कोई एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो। ठीक है, इस कंट्री में क्या, इस पूरे वर्ल्ड में, इन होल यूनिवर्स, हर इंसान को, हर सजीव वस्तु को जल की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर नोबडी कैन सर्वाइव। प्लांट्स भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। जो प्लांट्स हैं इनमें 90% वाटर होता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को। ठीक है, फर्टिलाइज़र, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब को पानी के साथ ही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं बाय द सोइल, थ्रू द सोइल। ठीक है, और अगर इरिगेशन नहीं किया जाएगा, अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे तो जो प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि इरिगेशन किया जाए, सिंचाई की जाए। ठीक है, इसके अलावा समर्स के सीज़न में क्या कर दिया जाता है, इरिगेशन को बढ़ा दिया जाता है और रेगुलर इंटरवल पर पानी दिया जाता है प्लांट्स को। क्योंकि समर्स में आपको पता है कि इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है, और अगर हम पानी ज़्यादा नहीं देंगे समर्स में तो उससे क्या होगा, हमारे जो प्लांट्स है वो ड्राई अप हो जाएंगे और ड्राई अप होकर डेड हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम प्लांट्स को रेगुलरली पानी दें, रेगुलरली वाटरिंग करें। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है हेल्थ के लिए, प्लांट्स की बेटर ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर है वो मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को तो पहुंचाता ही है प्लांट्स तक। इसके अलावा जो वाटर है वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं होती है उनसे प्लांट्स की रक्षा करता है, उसको बचाता है। इसके अलावा जो इरिगेशन होती है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब कि जब हम वाटर की सप्लाई करते हैं क्रॉप्स तक रेगुलर इंटरवल पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम होता है इरिगेशन का, वो वैरी करता है क्रॉप टू क्रॉप। कुछ क्रॉप्स होती है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैडी क्रॉप जो होती है। ठीक है, चावल की खेती, चावल की जब हम खेती करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जबकि कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें पानी की कम मात्रा में ज़रूरत होती है ना। तो ये वैरी करता है प्लांट टू प्लांट, क्रॉप टू क्रॉप, कि किस में हमें ज़्यादा वाटरिंग करनी होगी, किस में हमें ज़्यादा इरिगेशन करनी होगी और किस में हमें कम करनी होगी, है ना। तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए बिफोर डूइंग इरिगेशन। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज क्या क्या इरिगेशन के। इरिगेशन के काफ़ी सोर्सेज हैं, जैसे वेल मतलब कि कुआँ, ट्यूब वेल, पॉन्ड्स, पॉन्ड का मतलब आपको पता ही होगा, तालाब जो होता है, छोटे ताल तलैये, है ना, जिसमें पानी थोड़ा कम होता है बट होता है पानी। लेक्स हो गई जिसको झील बोलते हैं, है ना। रिवर, डैम बनाए जाते हैं आजकल बड़े बड़े, है ना। कैनल्स, तो ये सोर्स ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई के स्रोत। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन जो है दो तरह की होती है। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो काफ़ी पुराने टाइम से जो मेथड चले आ गए हैं, जो पुराने टाइम में जो मेथड यूज़ होते थे उनको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मोट मतलब कि पुल सिस्टम, इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि ये जो आदमी है, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, कुएं से पानी को निकाल रहा है और डायरेक्टली उसको खेतों में छिड़क रहा है ना। तो इसको पुली सिस्टम भी कहा जाता है, मोट भी कहा जाता है। इसके अलावा चेन पंप हो गया, है ना, और ढेकली एंड रहट में क्या होता है, काव का यूज़ होता है। काव क्या करती है,
पंप को घुमाती है। पंप को जब घुमाती है तो वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर वो आता है और उसके थ्रू सिंचाई हो जाती है ना। तो गैहेड सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है। गैहेड को लेवल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गैहेड को? लेवल सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा ढेकली का यूज़ किया जाता है। ढेकली जो मेथड है इसमें क्या किया जा रहा था, एक जैसे कि आप देख सकते हैं लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है। एक सिरे को, लकड़ी के एक सिरे को बाल्टी से बांधा गया है ना। एक सिरे पर बाल्टी बांध दी गई है और दूसरे पर एक भारी भरकम पत्थर बांध दिया गया है ना। तो क्या करते हैं, जब हम पत्थर वाले सिरे को उठाते हैं तो बाल्टी कुएं में जाती है, ठीक है। जो बकेट है वो कुएं में जाती है और कुएं से फिर पानी भरकर आता है जब हम उसको नीचे करते हैं पत्थर वाले सिरे को, है ना। तो ये भी काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी प्रोमिनेंट मेथड है ये भी इरिगेशन का। इसके अलावा चेन पंप, चेन के थ्रू क्या किया जाता है, पंप को घुमाया जाता है चेन के थ्रू, जिससे फिर पानी आता है और उसको डायरेक्टली कहाँ पर छोड़ा जाता है, उसको डायरेक्टली फ्लो किया जाता है अपने फील्ड में, या फिर जो क्रॉप्स हैं उनके इरिगेशन के लिए उसका डायरेक्टली यूज़ होता है, ठीक है। अब सिंचाई के लिए यानी कि इरिगेशन के लिए ज़्यादातर पंप्स का यूज़ किया जाता है। पंप का कॉमन यूज़ किया जाता है लिफ्ट करने के लिए वाटर, क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को लिफ्ट करता है, ठीक है। डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, है ना, इन सब का यूज़ किया जाता है पंप को ऑपरेट करने के लिए, पंप्स को चलाने के लिए, ठीक है। कॉमनली इन सब का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो है आधुनिक जो साधन है इरिगेशन के, यानी कि जो आज के टाइम में, जो कुछ टाइम पहले ही जस्ट डेवलप हुआ है वो, है ना। इसमें आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। इसका यूज़ उन एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पे जो लैंड है वो अनइवन होता है। लैंड क्या होता है, अनइवन होता है, मतलब कि छोटा बड़ा ऊबड़ खाबड़, है ना, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, है ना। ऐसा जहाँ पे लैंड होता है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो पाइप्स हैं उनको परपेंडिकुलरली लगाया जाता है, ठीक है। उनके ऊपर जो नोजल्स होते हैं जिसमें से पानी निकलता है वो क्या होता है, रोटेटिक होते हैं, मतलब कि वो रोटेट करते हैं यानी कि घूमते हैं वो, है ना। तो इससे जो पानी है वो आसपास के जो छोटे छोटे पौधे हैं, सैपलिंग्स हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो नवजात पौधे होते हैं उनको सैपलिंग्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सैपलिंग्स, ठीक है। तो डायरेक्टली ये इसको सैपलिंग्स पर गिराया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें पाइप लगाई हुई है और इसमें पानी काफ़ी ऊपर से फॉल हो गया, जैसे फाउंटेन में से पानी निकलता है, फाउंटेन की तरह ही इसमें पानी निकल गया, है ना। तो इससे क्या होगा, आसपास के जो छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं, जो पौधे हैं, प्लांट्स, उनमें पानी आ गए हैं और सिंचाई हो पा रही है, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो वाटर है ये फॉल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसको ड्रिप सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वाटर जो है वो ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होता है, मतलब कि एक एक बूंद करके जो पानी है वो आता है और इसमें हम पानी को डायरेक्ट रूट्स में ही देते हैं। कहाँ पे इसमें पानी डायरेक्टली दिया जाता है, रूट्स में, ठीक है। जैसे कि जो खेत होते हैं उसमें पाइप छोड़ दी जाती हैं, ठीक है, और फिर उसमें पानी आ जाता है। अच्छा, जो ड्रिप सिस्टम है इसका यूज़ मेनली किस में किया जाता है, फ्रूट्स, प्लांट्स और गार्डन और ट्रीज़ को वाटर करने के लिए। ड्रिप सिस्टम जो है इसका यूज़ मेनली किसके लिए किया जाता है, प्लांट्स, गार्डन और ट्रीज़, जो फ्रूट के प्लांट्स होते हैं उनको वाटर करने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। जबकि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका यूज़ किया जाता है कॉफ़ीज़ जो होती है उनके प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए, उनकी सिंचाई करने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वीड्स के बारे में। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स जो है वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं, बट इनको हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वीडिंग, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज़ नोन एज वीडिंग, ओके। सो इफ़ अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए दैट व्हाट इज़ वीडिंग, सो यू शुड हैव नॉलेज कि वीडिंग किससे कहा जाता है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडिंग जो वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो वीड्स होते हैं ये अनडिज़ायरेबल तो होते ही है, बट इनका नुकसान भी होता है। अगर इनका कोई नुकसान ना हो तो हमें क्या प्रॉब्लम है, ये अगर खेत में है तो रहे, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान करता है हमारे पौधों की जो वृद्धि है उसको, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा ये हार्म करता है, इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम वीड्स को
हटा दें, उनका रिमूवल करें। ठीक है, वीड्स को रिमूवल करना काफ़ी ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, क्योंकि जो वीड्स है कम्पीट करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ। ठीक है, कम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं उनके साथ। ठीक है, कैसे कॉम्पिटिशन करते हैं? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस, लाइट, मतलब कि जो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी वाटर का यूज़ करिए, तो वीड्स जो है वो भी वाटर का यूज़ करेंगे। वीड्स जो है वो भी ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, वो स्पेस भी लेते हैं और वो सनलाइट का भी यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है हमारी जो क्रॉप्स है उनकी। तो काफ़ी ज़रूरी है वीड्स को हटाना। ठीक है, इसके अलावा कुछ वीड्स जो है वो पॉइजनस हो सकती है एनिमल के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, तो काफ़ी ज़रूरी है उनको रिमूव करना, क्योंकि अगर उनको हम रिमूव नहीं करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फैटल यानी कि घातक सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं हम कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने वीड्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी स्टेप लिए हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, जो वीड्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि अगर वीड्स की ग्रोथ होगी तो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे टिलिंग करना बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, फसल उगाने से पहले टिलिंग की जाती है। टिलिंग का मतलब होता है सॉइल को जब टर्न करते हैं और लूजन करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो टिलिंग कहलाता है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो इससे जो वीड्स होते हैं, ठीक है, वो किल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। इसके अलावा वो ड्राई अप हो गए, मिक्स हो जाते हैं सॉइल में। ठीक है, तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है वीड्स से छुटकारा पाने का, वीड्स को परमानेंटली हटाने का। बट अगर हम ये नहीं कर पाते, मान लो किसी रीज़न से अगर किसी को नहीं पता और अगर फिर उसके खेत में वीड्स उग जाए तो वो क्या करें? तो उसका एक और तरीका होता है, इसके लिए उसको वीड्स को रिमूव करना होगा, या तो वो मैनुअली रिमूव करिए या वो मशीन से रिमूव करिए। मैनुअली यानी कि हाथों से वीड्स को रिमूव करने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं खुरपी। क्या बोलते हैं उसको? खुरपी बोलते हैं। ठीक है, इसमें वीड्स को डायरेक्टली कट किया जाता है। ठीक है, इससे उन वीड्स को कट किया जाता है जिनकी रूट्स ऊपर की तरफ होती हैं। ठीक है, उनको जो ज़मीन है उसके बिल्कुल नज़दीक से कट किया जाता है। ठीक है, ताकि वो दोबारा ना उगे। इसके अलावा मशीन का यूज़ भी किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, और जो वो मशीन है जिसका यूज़ किया जाता है वीड्स के रिमूवल के लिए, उसका नाम है सीड ड्रिल। ठीक है, जो सीड ड्रिल है उसका यूज़ किया जाता है वीड्स के रिमूवल के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम जानते हैं बेस्ट टाइम क्या होता है वीड्स को रिमूव करने का। बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। वो टाइम जब वीड्स जो है उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए होते फ्लावर्स और सीड्स, वो टाइम बेस्ट टाइम होता है वीड्स के रिमूवल के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है केमिकल्स के द्वारा, जिनको वीडिसाइड बोलते हैं, जैसे 2 और 4-D, ये केमिकल्स के नाम है। ठीक है, इनको वीडिसाइड बोलते हैं क्योंकि वीड्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है? इनको स्प्रे किया जाता है। जब इनको स्प्रे किया जाता है तो जो वीड्स हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी इनको ज़मीन के अंदर सीधा भी दे दिया जाता है। ठीक है, फील्ड के अंदर या फिर वाटर के अंदर इनको डाइल्यूट करके वाटर के अंदर इसको मिलाकर और उससे वाटरिंग की जाती है, तो जो वीड्स हैं वो मारे जाते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें वीड्स तो मरते हैं बट हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको कोई भी नुकसान, कोई भी हार्म नहीं पहुंचता। इसके अलावा बट जो वीडिसाइड है इनको जब स्प्रे किया जाता है जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जो फार्मर्स हैं वो कवर कर लें अपनी नोज़ को और अपने माउथ को। ठीक है, जब वो वीडिसाइड को स्प्रे करें, क्योंकि अगर ये उनके आइज़ में, नोज़ में या माउथ में चला जाए तो उनको सीवियर डिसीज़ हो सकती है। ठीक है, या फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उनको सामने फेस करने पड़ सकते हैं अगर ये उनके बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपने नोज़ को, माउथ को कवर कर ले एक पीस ऑफ क्लॉथ के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना। ठीक है, जब हमारी क्रॉप जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, अच्छे से उग जाती है, तो उसको काटा जाता है। ठीक है, जो डेफिनेशन दे रखी है हार्वेस्टिंग की, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो क्रॉप्स हैं उनको काटा जाता है। अब हमारी मर्जी है कि हम क्रॉप्स को या तो सीधा खींच लें या फिर हम इनको कट भी कर सकते हैं ग्राउंड के नज़दीक से, ज़मीन के नज़दीक से हम इनको कट भी कर सकते हैं और इनको सीधा खींच भी सकते हैं। खींचने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट होता है जिसको सिकल बोलते हैं। ये देखिए इस फोटो में ये इक्विपमेंट दिया भी हुआ है फिगर 1.7 में, सिकल। ठीक है,
सीकल होता है, इससे क्रॉप को काट दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा जो हमारी मेहनत है वो कम लगती है ना। तो ये बेस्ट इक्विपमेंट है हार्वेस्टिंग के लिए। अब जो यूजुअली 3 से 4 महीने का टाइम लगता है किसी भी जो सीरियल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप का मतलब है जो अनाज होता है जैसे गेहूँ, चना, है ना। तो इनको उगने के लिए 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, इनको मैच्योर होने में कम्प्लीटली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो जब ये मैच्योर हो जाए तो इनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। वो प्रोसेस जिसमें फसलों को काटा जाता है मैच्योर होने के बाद, उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो हार्वेस्टिंग है इसको मैनुअली तो किया जाता ही है सिकल के द्वारा, बट इसकी एक मशीन भी होती है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मशीन हार्वेस्टर, है ना। तो जो हार्वेस्टर है उसके थ्रू भी क्या किया जाता है, काटा जाता है हार्वेस्टेड क्रॉप को, ठीक है। इसके अलावा अब आप जानेंगे थ्रेशिंग किसे बोलते हैं। थ्रेशिंग का मतलब होता है जब हम अपनी फसल को काट देते हैं तो जो हमारी फसल होती है उसको हमें अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है सीड से, ठीक है। देखिए, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो ग्रेन है, ठीक है, जो हमारा अनाज होता है उसको सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है, ठीक है, चैफ से। चैफ का मतलब होता है जो भूसा होता है जिसमें वो उगा होता है ना, उससे अलग करना होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशिंग। इसके लिए भी एक मशीन का यूज़ किया जाता है और वो जो मशीन है उसका नाम है कंबाइन। ये जो आप मशीन देख सकते हैं सामने येलो कलर की, ठीक है। ये जो मशीन है ये दोनों काम करती है एक ही साथ, ये थ्रेशर का भी काम करती है और हार्वेस्टर का भी काम करती है ना। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि थ्रेशिंग किसे बोलते हैं। सो यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन दैट द प्रोसेस in which grain seeds are separated from the chaff is known as threshing, okay। तो ये आप लिख सकते हो उसमें। आइए अब देखते हैं, ये साइड में कॉलम दिया हुआ है हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसमें क्या है, इसमें ये बताया हुआ है कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो इससे रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हमारी कंट्री में, इंडिया में बनाए जाते हैं। जैसे कि बैसाखी हो गया, होली, दिवाली, पोंगल, है ना, ये साउथ में बनाया जाता है। पोंगल, बैसाखी पंजाब में बनाया जाता है। होली, दिवाली तो कंप्लीट कंट्री में बनाया जाता है। बिहू असम में बनाया जाता है ना। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पर। इसके अलावा जैसे ही फसल उगती है तो जो किसान होते हैं उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। जैसे वो लहराती हुई फसल को देखते हैं तो उनकी जो मेहनत है इतने टाइम की वो रंग लाती है ना। तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है और वो काफ़ी इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी जॉय उनकी फैमिली में देखा जाता है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये देखिए, जो फार्मर्स होते हैं स्मॉल होल्डिंग के, मतलब कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड होते हैं, बहुत ही स्मॉल होल्डिंग्स होती है जिनके पास, वो सेपरेशन के लिए यानी कि थ्रेशिंग के लिए, ठीक है, जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विनोइंग। ये देखिए, एक मशीन होती है, ये जैसे चक्की होती है वैसे ही ये भी एक मशीन है। इसमें वो अपने अनाज को डालते हैं और उसके बाद इसको जब ऑपरेट करते हैं इस मशीन को तो क्या होता है, जो ग्रेन है वो सेपरेट हो जाता है चैफ से, ठीक है। चैफ का मतलब होता है जो भी भूसा टाइप होता है उससे, ठीक है। और हमारे पास जो ग्रेन है कंप्लीट वो आ जाता है ना। तो विनोइंग का यूज़ करते हैं वो इसके लिए। ये देखिए, विनोइंग मशीन दी हुई है फिगर 1.9 में, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है स्टोर करना, जमा करके रखना, ठीक है। क्या होता है इसमें, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ इम्पोर्टेंट टास्क। इसमें क्या किया जाता है, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं इनको लॉन्गर टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए हमें रखना होता है और इनको सेफ रखना होता है मॉइस्चर से, मॉइस्चर यानी कि नमी से, क्योंकि अगर मॉइस्चर आ जाएगा तो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर पैदा होने लग जाएंगे, ठीक है। इंसेक्ट आ जाएंगे, रैट्स, ठीक है, जो कि हमारी फसल को ख़राब कर सकते हैं। अब जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो ये जो स्टोरेज है ये मैनेजमेंट में ही आता है कि प्रोडक्शन हमारा हो गया कंप्लीट, बट अब हमको मैनेजमेंट करना है, इसको हमें संभाल कर रखना है, स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो स्टोर जब हम इसको कहीं पर करते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी जगह पर करें जहाँ पर इंसेक्ट्स ना आ पाएँ, ठीक है,
जहाँ पर नमी ना हो, है ना। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं वो ही काफ़ी नमी युक्त होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, काफ़ी मॉइस्चर होता है उसमें, है ना। तो अगर हम सीधा हार्वेस्ट करके उसको स्टोर कर लेंगे तो इंसेक्ट्स के आने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो इसलिए हमें करना क्या होगा, हमें ये करना होगा कि जैसे ही हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, फ्रेशली हार्वेस्ट जो क्रॉप्स हैं उनको हमें ड्राई करना चाहिए। पहले क्या किया जाता है, प्रॉपरली ड्राई किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है इसमें, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम एंड टू प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगस। क्या किया जाता है, जो बैक्टीरिया है, फंगस है, इंसेक्ट है, पेस्ट है ना, रैट्स, इनके अटैक से उसको बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं, ठीक है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स को अच्छे से ड्राई अप करना होता है सन की लाइट में, यानी कि सनलाइट में उसको अच्छे से ड्राई अप करना होता है। और जब वो ड्राई अप हो जाती है तो हम उसको गनी बैग्स जो है उसमें रख कर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। गनी बैग्स में हम उसको रख कर स्टोर कर सकते हैं ईजीली। देखिए ये जो इसमें दिखाया हुआ है, इसको हम बोगी बोलते हैं, बोगा, ठीक है। गनी बैग्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें डालकर स्टोर किया जाता है। और जब हम ऐसे स्टोर करते हैं तो क्या होता है, हम इसको बचा सकते हैं अटैक से। किसके अटैक से, ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। क्योंकि अगर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी, है ना, अगर ये सब आ जाएंगे तो ये सब क्या करेंगे, हमारी फसल को जल्दी ही ख़राब कर देंगे। तो जो हमारी इतने टाइम की मेहनत है वो वेस्ट हो सकती है ना। और जो किसान है वो कर्जे में भी डूब सकता है ना। क्योंकि मोस्टली जो फार्मर्स है वो कर्जा लेते ही है, वो डेट का यूज़ करते ही है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आपको पता ही है कि जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। गेस्टेशन पीरियड यानी कि टाइम इंटरवल बिटवीन सोइंग एंड बिटवीन हार्वेस्टिंग, ठीक है। बीज बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, है ना। तो इस टाइम में अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो किसान है वो क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, है ना। तो अगर उनकी फसल ख़राब हो जाएगी तो वो जो डेट है उसके ट्रैप में फंस जाएंगे, डेट ट्रैप में फंस जाएंगे वो, है ना, कर्जे के चंगुल में, और उससे वो निकल भी नहीं पाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर कराया जाए इस बात से कि वो जब भी अपनी फसलों को, क्रॉप्स को स्टोर करें तो वो उसको अच्छे से ड्राई अप कर दें, है ना, और उसके बाद उसको स्टोर करें ताकि वो प्रिवेंट हो सके इंसेक्ट और पेस्ट से, ठीक है। आगे ये देखिए, फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ग्रेन्स को जूट के बैग्स में या मेटेलिक बीन्स में, मेटल के डिब्बों में या फिर जूट के बैग में, ठीक है। उनको प्रिवेंट करने के लिए किसके अटैक से, इंसेक्ट के अटैक से, ठीक है। इसके अलावा जो अगर स्मॉल स्केल पर इसको स्टोर करना हो तो जूट के बैग्स में स्टोर कर देते हैं, जैसे ऊपर दिखाया गया, गनी बैग्स में डाल रखा है अनाज को, है ना। इसके अलावा एक और तरीका होता है, अगर लार्ज स्केल पर स्टोर करना है तो किस में डालते हैं, साइलोज और ग्रैनरीज में। साइलोज जो है या तो इसमें डाला जाता है या फिर जो ग्रैनरीज का मतलब क्या होता है, ग्रैनरीज का मतलब होता है भंडार गृह, ठीक है। बड़े बड़े गोडाउंस बनाए जाते हैं और उनमें हम अपने हार्वेस्टिंग जो हमारी फसल होती है, ठीक है, अपने हार्वेस्ट को उसमें डाल देते हैं, है ना। अपनी जो फसल है उसको हम किस में डाल देते हैं, ग्रैनरीज में। बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, इनको गोडाउन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ तरीके बताने चाहिए किसानों को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी फसलों को पेस्ट से, रैट्स, इंसेक्ट, इन सब से। जैसे कि जो नीम होती है उनकी पत्तियाँ रखने से, है ना, नीम की पत्तियाँ रख सकते हैं। वो नीम की पत्तियाँ रखेंगे तो जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, वो नहीं आएंगे, है ना। तो इससे फसल हमारी बची रहेगी। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं उनका भी यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा वो भी तरीके होते हैं, जैसे कि जैसे जो फ्रूट्स हैं उनको कहाँ पर रखा जाता है, उनको तो हम ड्राई एरियाज़ में नहीं रख सकते। जो फ्रूट्स का जो हार्वेस्ट होता है, फ्रूट्स को जब निकाल के इकट्ठा किया जाता है तो उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, उसको कोल्ड रूम में स्टोर किया जाता है। ठंडे कमरे बनाए जाते हैं कोल्ड रूम में, क्योंकि जब हम कोल्ड जगह पर फ्रूट्स को रखते हैं तो वो सही रहते हैं, है ना, तो वो ख़राब नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स हैं उनको अलग जगह स्टोर किया जाता है, जबकि जो हमारा जो ड्राई ग्रेन्स होते हैं जैसे सीरियल वगैरह, उसको हम
ड्राई प्लेसेस पर हमें रखना होता है उनको, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी होता है। ये मैंने आपके जनरल नॉलेज के बता दिया है कि जो फ्रूट्स हैं उनको रखने के लिए कोल्ड रूम बनाए जाते हैं और वहाँ पर उनको रखा जाता है। ये फ्रीज़र की तरह होते हैं जहाँ पे ठंडक रहती है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फूड फ्रॉम एनिमल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फूड फ्रॉम एनिमल, मतलब कि एनिमल से भी हमें कुछ फूड मिलता है। एनिमल से हमें क्या फूड मिलता है? एनिमल्स जो है, जैसे कि जो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फिशेज़ को खाते हैं, है ना, फ़िश को खाते हैं। इसके अलावा फ़िश से हमें कोड लिवर ऑयल भी मिलता है। देखिए लिखा हुआ है दैट वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं फ़िश को एज अ मेजर पार्ट ऑफ डाइट, है ना। इसके अलावा एनिमल्स, कुछ लोग हैं एनिमल्स को पालते हैं अपने घरों में, फार्म में, है ना, जैसे कि मधुमक्खी को पाला जाता है। इसके अलावा कुछ लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं, है ना, सिल्क के लिए। तो ये सब, कुछ लोग बीज को, हनी बी को पालते हैं हनी के लिए, है ना, बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, है ना। तो जो जब लोग एनिमल्स को पालते हैं, जैसे काऊ को पाला जाता है और हैन को पाला जाता है, ठीक है, जिसको पोल्ट्री बोलते हैं। जब जो मुर्गी होते हैं उनको जब पाला जाता है, मुर्गी पालन, तो उसको इंग्लिश में पोल्ट्री बोलते हैं, है ना। तो पोल्ट्री क्यों की जाती है? ताकि जो हमें मुर्गी है उससे हमें एग्स मिल सके, अंडे मिल सके, और उन अंडों को बेच दिया जाता है मार्केट में। बट जब हम एनिमल्स पालते हैं तो वो ऐसे ही हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे कोई भी चीज़। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उनकी अच्छे से केयर करनी पड़ती है, देख रेख करनी होती है, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना होता है, शेल्टर, है ना, प्रॉपर केयर देनी होती है। जब हम अगर हम 1-2 गाय पाल गए हैं या फिर 1-2 की संख्या में अगर हम जानवर पाल गए हैं तो वो नहीं, बट अगर हम लार्ज स्केल पर एक ही तरह के जानवरों को पाल गए तो इसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है, कुछ लोग जो है वो लार्ज स्केल पर एनिमल्स को पालते हैं, एक ही स्पीशीज़ के एनिमल्स को पालते हैं फॉर अ स्पेशल पर्पज़। जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में कोई है जो मुर्गियों को पाल गए एक ही जगह पर, तो वो मुर्गी पालन हो गया, है ना। तो इसको हम, ये भी एनिमल हस्बेंड्री का ही एक हिस्सा होगा, पार्ट होगा, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री पता चल गया आपको क्या होता है, जब लार्ज स्केल पर हम सेम काइंड ऑफ एनिमल्स को पालते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, फूड, शेल्टर, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से हमारा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कंप्लीट कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम कि आपके डाउट्स को हम सॉल्व कर सकें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपका डाउट कमेंट में सॉल्व नहीं होता तो हम इस पर एक और आपकी डाउट वीडियो बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर्स होंगे तो हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।